हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में क्लास 7th की हिस्ट्री का यूनिट 4 जो कि आपका मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ हिस्ट्री की मैंने आपके यहाँ पर स्टार्ट की, जिसमें अभी तक हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। क्लास 7 की एनसीईआरटी हमने यहाँ पर स्टार्ट की, जिसमें अभी तक हमने आपकी यूनिट 3 यानी दिल्ली सल्तनत के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस प्लेलिस्ट पे जा करके आपकी जो भी वीडियो यहाँ पर स्किप हो गई आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो आज की एनसीईआरटी का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है आपका मुगल साम्राज्य। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुगल एम्पायर का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हर एक कॉम्पिटेटिव टीचिंग या एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो मुगल साम्राज्य के बारे में अगर आपको पढ़ना है, जानना है, तो सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो आपको, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बाद जो नेक्स्ट एम्पायर आपको देखने को मिलता है वो है मुगल एम्पायर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मुगल एम्पायर की आखिरकार जो शुरुआत है, ये आप सभी को पता होगा 1526 AD यानी ईस्वी में हमें देखने को मिलती है। और इस मुगल एम्पायर की शुरुआत करने वाले पर्सन का नाम है बाबर। ठीक है, तो बाबर ने आपके मुगल साम्राज्य की यहाँ पर शुरुआत की थी 1526 AD में, और यहाँ पर ये पहले रूलर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपके मुगल रूलर जो बाबर है, इन्होंने, मैं आपको ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर बता चुकी हूँ, दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी, उसमें जो आपके लास्ट रूलर थे जिनका नाम था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के साथ बाबर और इब्राहिम लोधी का यहाँ पर आपको बैटल देखने को मिलता है, जिसको आप फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हो। तो पानीपत का जो पहला युद्ध आपका हुआ था, उसमें यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें हम क्या देखते हैं, कब हुआ था, वही 1526 ईस्वी में। तो आपके इसमें बाबर की विजय यहाँ पर आप देखते हो, और फाइनली आपकी जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली साम्राज्य था, वो क्या होता है, पूरे तरीके से खत्म हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी यानी AD का टाइम पीरियड माना जाता है। वैसे अगर हम मुगल एम्पायर पढ़ते हैं तो याद रखना, इसमें दो फेजेस आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है अर्ली मुगल एम्पायर और दूसरा होता है लेटर मुगल एम्पायर। लेकिन अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ली मुगल एम्पायर इंपॉर्टेंट है, जिसका टाइम पीरियड 1526 से 1707 का माना जाता है। वहीं अगर मैं लेटर का भी आपको बता ही देती हूँ, 1707 से लेकर के आपका 1858 ये आपका लेटर मुगल एम्पायर होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भी आपके एनसीईआरटी के लिए जो आपको बेसिक चीज़ जो पता होना चाहिए वो अर्ली वाला है, जिसमें से 1526 से 1707 तक आप देखोगे। ठीक है, ये सभी कुछ मैं अभी आपको इस चैप्टर में बताऊंगी, बट पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपके इन 1526 से 1707 तक कौन कौन से रूलर ने यहाँ पर रूल किया है। तो बहुत ही सिंपल से ट्रिक है, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इसको कई बार पढ़ा होगा। तो आपको इसे कैसे याद रखना है, बादशाह से कैसे याद रख सकते हैं आप सभी इसको, बादशाह। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले जो यहाँ पर आपके रूलर आपको देखने को मिलते हैं वो है बाबर। ठीक है, नेक्स्ट जो रूलर बनते हैं बाबर के बाद जिन्होंने यहाँ पर रूल किया था वो थे आपके हुमायूं। ए मतलब यहाँ पर आपको पता है अकबर की बात हो रही है। ठीक है, अकबर के बाद नेक्स्ट जो मुगल रूलर बनते हैं वो हैं आपके जहांगीर। फिर जहांगीर ने आपके यहाँ पर इतने समय तक रूल किया। SH का मतलब है शाहजहाँ। तो देखो, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपको पता होना चाहिए, हमारे एग्जाम में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जाता है। और लास्ट जो A का मतलब है वो है औरंगजेब। ठीक है, तो ये है आपके सारे आपके अर्ली मुगल एम्पायर के रूलर, जिन्होंने 1526 से शुरुआत करी बाबर ने, और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो हमारा दिल्ली सल्तनत का एक फेज जो है वो खत्म माना जाता है। वहीं पर आप देखोगे कि आपके हुमायूं और अकबर के बीच में एक रूलर और रूल करते हैं, जिन्हें हम जानते हैं शेर शाह सूरी के नाम से। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं और अकबर के बीच के काल में इन्होंने भी कुछ टाइम तक रूल किया था। और ऐसा माना जाता है कि शेर शाह ने क्या किया, अपनी खुद की डायनेस्टी यहाँ पर इस्टेब्लिश की थी, और इनकी डायनेस्टी का नाम था सूरी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये एक अलग इनका एडमिनिस्ट्रेशन, एक अलग प्रशासन होता है, जो ये लंबे 15 सालों तक ओवरऑल यहाँ पर रूल करते हैं। 1540 से लेकर के 1555 तक ये रूल करते हैं। और फिर अगेन हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में बैटल होता है। फिर क्या होता है, हुमायूं के पास वापस से पावर आ जाती है। ये सब चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देखिए, तो हमारे इस मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक जिसने रूल किया था वो थे आपके अकबर। अकबर ने आपके सबसे लंबे काल तक यहाँ पे रूल किया था। कब से कब तक, तो याद रखना, इन्होंने आपके 1556 से लेकर के आपका 1605 ईस्वी तक अकबर ने रूल किया था, सबसे लंबे समय तक।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए इन्हीं को डिटेल में हम नीचे समझते हैं, और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैंने सारी चीज़ें इसमें हाईलाइट कर रखी हैं, तो उन सारी चीज़ों पे आपको ज़्यादातर फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इस फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि आपके, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुगल एम्पायर का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 16th से 18th सेंचुरी का माना जाता है, जब मुगल साम्राज्य आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्या था कि ये आपके आगरा और दिल्ली में रूल करते, क्योंकि दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली जो अभी तक दिल्ली सल्तनत के पास थी, लेकिन अब बाबर के पास, क्योंकि मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है, तो यहाँ पर जो आगरा और दिल्ली है वो आपके किसके पास चली जाती है, मुगल्स के काल में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने जो प्रशासन है उसको इम्पोज किया, जो पूरा उसका स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलता है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, आज के टाइम पर यहाँ पर आपको बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के हैं, इंडिपेंडेंस डे पर वो क्या करते हैं, आपके रेड फोर्ट दिल्ली में, ये सब कुछ एक बेसिक सी बातें हैं। तो ये जो कि हम एक टाइम पर आपके मुगल का रेजिडेंस हुआ करता था, जहाँ पर आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, फ्लैग, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हमसे पूछा गया है कि मुगल्स कौन होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपके एग्जाम में कई बार ये चीज़ें पूछ जाती है। देखो मुगल्स में यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले बात की जा रही है आपके बाबर की। बाबर की बात करते हैं, जो कि हमारे मुगल साम्राज्य के फाउंडर हैं। यहाँ पर ये माने जाते हैं कि ये अपने मदर के साइड से चंगेज़ खान, ठीक है, और अपने फादर के साइड से तैमूर के सक्सेसर माने जाते हैं। ये दोनों कई बार एग्जाम में आता है और कई बार स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मदर के साइड से दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान और द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ चाइना, सेंट्रल एशिया। और उस टाइम पर जो मंगोल जो है वो आपके पूरे चाइना में, सेंट्रल एशिया में यहाँ रूल कर रहे थे। वहीं अगर हम इनकी फादर साइड की तरफ देखें तो इनके जो सक्सेसर थे वो तैमूर थे। जो इनके जो रूलर है ईरान, इराक, मॉडर्न टर्की, यहाँ पे रूल करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपके जो तैमूर के जो सक्सेसर है वो उन्होंने कहाँ पर रूल किया, और आपके जो चंगेज़ खान के यानी जो मंगल्स के जो रूलर है ये कहाँ पे करती थी। ठीक है, मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगल। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो मुगल्स थे वो मुगल के नाम को भी पसंद नहीं करते थे और मंगोल के नाम को भी पसंद नहीं करते थे। दिस वॉज बिकॉज चंगेज़ खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मस्कर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। इट वॉज ऑल्सो लिंक विद द उज़्बेक्स। किसके साथ इसको लिंक किया गया था, उज़्बेक के साथ यहाँ पर इन्हें लिंक किया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है मदर साइड और फादर साइड, जो आपके एग्जाम में कई बार जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटेटिव टीचिंग एग्जाम में हर जगह ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। देखो यहाँ पर पहले हम पेंटिंग देख लेते हैं। इस पूरे पेंटिंग को इसमें डिस्क्राइब किया गया कि यहाँ पर कौन बैठा है कौन नहीं, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो ये आपका एक पूरा मिनिएचर पेंटिंग है। हमारे एग्जाम में मिनिएचर पेंटिंग भी पूछा जाता है कि इसमें हम क्या देखते हैं। तो मिनिएचर पेंटिंग आप देख रहे हो ऑफ तैमूर, किसका दिख रहा है आपको, तैमूर के और पूरे उनके डिसेंडेंट्स जो मुगल एम्परर है। यहाँ पर बात की जा रही है तैमूर जो है वो आपके कहाँ पर है, सेंटर में। ठीक है, उनके राइट में जो बैठे हैं वो उनके बेटे हैं मिरान शाह, जो कि आपके सबसे पहले जो मुगल रूलर है ना, बाबर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है। ठीक है, तो याद रखना मिरान शाह अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये बाबर के क्या लगते थे, फादर, ग्रैंडफादर या ग्रैंड ग्रैंडफादर, तो राइट आंसर क्या होगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जो सबसे ऊपर माने जाते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है अबू सेठ। तो ये कौन थे, आपके बाबर के ग्रैंड फादर थे। और जो तैमूर के लेफ्ट में बैठे हैं सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, आप देख रहे हो बाबर ग्रेट, जो उनके ग्रैंड फादर ये आपको देखने को मिलते हैं। बाबर के जो फादर थे उनका नाम था उमर शेख। तो बाबर के फादर, ग्रैंड फादर, ग्रेट फादर और ग्रेट ग्रैंड फादर, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। इसमें बताया जा रहा है मुगल के जो रूलर है आपके बाबर, अकबर और शाहजहाँ, ये जो आपके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंडिविजुअल ऑफ तैमूर राइट ऑन इज लेफ्ट, तो ये सारे इनके इस डायरेक्शन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बाकी के उसी सेम ऑर्डर में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरे आपके इस फिगर में यहाँ पर मेंशन किया है कि कौन कहाँ कैसे बैठा हुआ है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई गई है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपके बताया जा रहा है कि तैमूर ने आपके क्या किया था कि ये जो इनके पूर्वज थे इन्होंने आपकी दिल्ली को 1398 में ही कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपसे पूछा जा रहा है मुगल मिलिट्री कैंपेन। तो ऑब्वियस है मुगल्स की मिलिट्री के बारे में भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले बाबर के बारे में बताया, जो कि आपके फर्स्ट मुगल रूलर जिन्होंने 1526 से 1530 तक यहाँ पर रूल किया। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494। तो सबसे पहले ये राजगद्दी पर कहाँ बैठे थे, कौन सी जगह पे, आपके फरगान जो जगह है वो याद रखना है। व्हेन ही वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड, तो जब वो कितने साल के थे, 12 साल के। ठीक है, ही वॉज फोर्स टू लीव इन एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। तो यहाँ पर इनको फोर्स किया गया था कि यहाँ पर इन्हें अपनी राजगद्दी को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर जो मंगोल्स का आक्रमण चल रहा था उस कारण की वजह से, जो उज़्बेक थे।
कुछ साल बाद क्या होता है कि वेंडरिंग और ही सीज काबुल इन 1504। तो यहाँ पर आपके बाबर ने काबुल को 1504 में क्या कर लेते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं। 1526 में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और उन्होंने जब पानीपत में आपका ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है और इब्राहिम लोदी को ये हरा देते, तो उस टाइम पर ये आगरा और आपके दिल्ली को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, जो कि मैं अभी आपको ऊपर डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी हमने सारे मुगल्स आपने देखा, तो मुगल्स और यहाँ पर आपके अहोम, सिख, आपके चाहे मेवाड़ या मारवाड़, हर जगह ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे कि मुगल्स और इन बाकी सारे लोगों के साथ इनका रिलेशनशिप आपको कैसा देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले साइड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक गन पाउडर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना ये जो गन पाउडर आप देख रहे हो, टेक्नोलॉजी वॉज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन द 14th सेंचुरी। तो फायर आर्म्स का यूज़ सबसे पहले किसने किया था, बाबर ने किया था। ठीक है, और यहाँ पर गुजरात, मालवा और डेक्कन में जब यहाँ पर इसको फायर आर्म का यूज़ जो है बाबर के द्वारा किया गया था। कई बार गन पाउडर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो गन पाउडर का यूज़ कौन से बैटल में कौन से रूलर ने किया था, तो राइट आंसर बाबर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, राइट आंसर बाबर होगा। ये वाले बॉक्स को भी आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्सेज हैं, जो भी चीज़ें साइड में बताई गई उस वहाँ को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से ही पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर आपको टेबल देखने को मिलेगा, उस टेबल पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो मुगल एम्परर में सबसे पहले मैंने आपको बताया बाबर। तो बाबर ने 1526 से 1530, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है 1526 से 30 तक बाबर ने हर कोई ना कोई बैटल यहाँ पर जरूर आपको देखने को मिलता है। बाबर के बारे में 1526 में याद रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने क्या किया, आपके इब्राहिम लोदी को हराया था जो कि एक अफगान के थे, और ये पानीपत, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में आप देखते हो। नेक्स्ट बैटल 1527 में हुआ था जिसमें उन्होंने राणा संगा को हराया था। ठीक है, ये जो बाबर ने ही सारे बैटल किए थे, पहला वाला इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, दूसरा जो जिसको आप बैटल ऑफ खानवा के नाम से जानते हो वो राणा संगा के साथ हुआ था, जिसमें ये भी एक राजपूत रूलर थे, इन्हें भी हराया था। 1528 में इन्होंने आपके राजपूत को हराया था, चंदेरी का बैटल हुआ था। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपना कंट्रोल आगरा और दिल्ली में इनके मरने से पहले यहाँ पर इन्होंने बनाया था। 1529 भी मैं आपको बता देती हूँ, 1529 में भी जो आपका बैटल होता है उसे बैटल ऑफ घाघरा के नाम से आप जानते हो। 1529 में आप देखते हो, 1530 में फाइनली आपके बाबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ये 1526 से आपने देखा 30 तक कंटिन्यूसनली इन्होंने कोई ना कोई बैटल लड़ा और सब में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट जो आपके मुगल रूलर है वो है हुमायूं। हुमायूं जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं, तो मैंने आपको बताया 1530 से 40 तक इन्होंने रूल किया। लेकिन बीच में क्या होता है कि 1540 से 1555 तक कौन रूल करेगा, शेरशाह। तो शेरशाह सूरी ने यहाँ पर अपनी खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी और बाद में हुमायूं ने वापस अपना जो साम्राज्य है वो अपने कंट्रोल में ले लिया था। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविंस। तो यहाँ पर इनके पास सबके आपको पता है ना, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्रशासन होता है, जो उनका प्रोविंस यानी प्रांत आप यहाँ पर देखोगे हर एक भाइयों को यहाँ पर दिया गया था। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कंवर वीकेंड हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कम्पिटिटर्स। तो शेर खान ने यहाँ पे हुमायूं को, बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1530 में, बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था 1540 में, जिसमें इन्होंने, मैंने आपको क्या बताया कि हुमायूं को हराया गया था, अभी बताया मैंने ये चीज़ आपको। तो दो बैटल आपको याद रखने हैं, बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुआ था, तो ये पहले 39 में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप में से कई ऐसे जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कन्नौज का बैटल 40 में हुआ था, कन्नौज से पहले आपका चौसा का बैटल हुआ था 39 में। और ये दोनों ही बैटल हुमायूं वर्सेस आपके शेरशाह सूरी के बीच में आपको देखने को मिलता है, जिसमें शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त कर लिया था। और फाइनली 1540 से 55 का जो बीच का आपका टाइम पीरियड है, उसमें शेरशाह सूरी ने इतने 15 सालों तक इस साम्राज्य पर रूल किया। In Iran, Humayun received help for the Savias Shah. He recaptured Delhi in 1555, but died the next year after an accident in this building. तो अभी मैंने आपको क्या बताया, 1555 में हुमायूं ने वापस से अपने साम्राज्य को जीता था शेरशाह सूरी से। लेकिन क्या होता है कि एक साल बाद ही 1556 में ही क्या हो जाता है, हुमायूं की डेथ हो जाती है। ठीक है, और यहीं पर इनका जो समय है वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट जो रूलर बनते हैं वो है आपके अकबर। तो अकबर ने बहुत लंबे समय तक रूल किया, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर ये चीज़ें बताई। 1556 में 1605, इतने लंबे समय तक अकबर ने यहाँ पर रूल किया था। अकबर जब राजा बने थे तो वो सबसे 13 साल की उम्र में ही आप देखते हो, और इनके पीरियड को 3 समय में बांटा गया। सबसे पहला जो टाइम पीरियड है 1556 से 1570 का माना जाता है। अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट
तो इस टाइम पर जो अकबर थे वो इंडिपेंडेंट थे। मिलिट्री कैंपेन अगर आप देखोगे तो उन्होंने लॉन्च किया था किसके अगेंस्ट में, सूरीज के अगेंस्ट में, और आपके जो अफगान हैं उनके अगेंस्ट में, ठीक है। और जो इनकी नेबरिंग किंगडम थे, जो साम्राज्य हैं, लाइक आपके मालवा, आपके गोंदावन, एंड टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम, और साथ में जो इनके हाफ ब्रदर है ना, उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर रिवॉल्ट, विद्रोह आपको देखने को मिलता है। 1568 में क्या होता है, सिसोदिया की जो कैपिटल है चित्तौड़, अकबर ने इसको सीज कर लिया था, और नेक्स्ट ईयर 1569 में रणथाबोर को भी, ठीक है। तो 69 में और आपके 68 में चित्तौड़ और रणथाबोर को अकबर ने क्या कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। नेक्स्ट जो पीरियड है 1570 से 85 का, इसमें जो मिलिट्री कैंपेन है आपको गुजरात में देखने को मिलेगी, और ये फॉलो करते हैं आपकी कैंपेन ईस्ट बिहार में, आपके बंगाल में, उड़ीसा में। ये पूरा कैंपेन जो चलता है ना, और कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579 से जो 18 में रिवॉल्ट हुआ था, किसके सपोर्ट में, आपके मिर्जा हकीम। और जो लास्ट पीरियड माना जाता है 85 से 05, ये पूरा बताया गया कि इन्होंने, अकबर ने अपने इन सारे समय पर क्या क्या काम किए। तो अकबर ने अपना अच्छा खासा जो साम्राज्य का विस्तार किया था 85 से लेकर के 1605 तक, आप देखोगे इन्होंने जो अपना कैंपेन लॉन्च किया था उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट में। इस टाइम पर जो कैंपेन लॉन्च किया है वो गुजरात में, याद रखना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। टाइम पीरियड भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना कि इन्होंने कब कब कौन कौन सा कैंपेन किस जगह पे लॉन्च किया था। लास्ट का जो है, मैंने आपको क्या बताया कि कैंपेन इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में लॉन्च किया, कांधार को इन्होंने सीज कर लिया था उस टाइम पर, कश्मीर पे भी अपना कब्जा इन्होंने यहाँ पर बना लिया था, और काबुल पर भी, किसके बनने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम। फिर नेक्स्ट कैंपेन आप देखोगे डेक्कन में भी इन्होंने स्टार्ट किया, आपका बेरार, कांधेश और आपका अहमदनगर को भी धीरे धीरे अकबर ने क्या करा, इन सारी जगहों को कैप्चर कर लिया था, एनेक्स कर लिया था। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। तो यहाँ पर जहांगीर जो है, जिन्हें हम प्रिंस सलीम के नाम से भी हम जानते हो, जो कि अब अकबर के बाद नेक्स्ट रूलर बनते हैं, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो अभी आप विद्रोह देखोगे ना, तो इसलिए अकबर के बाद जो नेक्स्ट राजा बनते हैं वो जहांगीर बनेंगे। तो अकबर के जाने के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 तक ये रूलर बनते हैं। और मिलिट्री कैंपेन जो स्टार्ट किया था अकबर ने, उसको इन्होंने जहांगीर ने कंटिन्यू किया। सिसोदिया के जो रूलर है, जो कि आपके मारवाड़ के हैं, अमर सिंह, उन्होंने एक्सेप्ट किया था आपकी मुगल की सर्विसेज को। लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिख, अहोम, अहमदनगर फॉलो। तो यहाँ पर जो ये कैंपेन इन्होंने चलाया था, तो ये कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं, सिख में, अहोम में, अहमदनगर में। तो प्रिंस खुर्रम जो है, जो फ्यूचर एम्परर, जिन्हें शाहजहाँ कहते हैं, देखो एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी आपसे क्या पूछा, प्रिंस सलीम, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रिंस सलीम जो है कौन से मुगल रूलर को कहा जाता है, तो राइट आंसर जहांगीर होगा। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा प्रिंस खुर्रम ये कौन है, तो ये था आपके शाहजहाँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रूलर बनते हैं। तो शाहजहाँ की वाइफ नूर, आपको नूर जहाँ, जो कि जहांगीर की वाइफ है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था, नूर जहाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो है आपके जहांगीर के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो है आपके शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने 1627 से 58 तक रूल किया, मुगल कैंपेन को कंटिन्यू किया इन्होंने डेक्कन पार्ट में। और अफगान नॉवल जो थे, अफगानी के जो एक नॉवल थे जिनका नाम था खान जहाँ लोदी, इनके अगेंस्ट विद्रोह आप देखोगे और ये हारे गए थे। कैंपेन को जो लॉन्च किया गया था अहमदनगर के अगेंस्ट, आपके बुंदेल व डिफीटेड एंड ओरछा सीज। तो यहाँ पर बुंदेल को यहाँ पर हारे गए और इस जगह को सीज कर लिया गया। आगे जो हमारा नेक्स्ट कैंपेन है नॉर्थ वेस्ट में, आप देखोगे द कैंपेन टू सीज बल्क फ्रॉम द उज्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल एंड कांधार वॉज लॉस्ट टू द सफीड्स। 1632 में क्या होता है कि अहमदनगर फाइनली ये लोग अनेक्स कर लेते हैं। और बीजापुर जो फोर्स है आप देखोगे 1657 से 58 के टाइम पर आपके यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, ठीक है। और किसके बीच में, शाहजहाँ के जो सन है, तो औरंगजेब इसमें जीत जाते हैं और जो उनके 3 ब्रदर होते हैं इंक्लूडिंग उसमें दारा सिकोह इसमें मारे जाते हैं। शाहजहाँ वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो शाहजहाँ के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं, लास्ट जो मैंने आपको बताया वो है आपके औरंगजेब। 1658 से 1707 तक नॉर्थ ईस्ट की बात यहाँ की जा रही है। इसमें अहोम्स जो है वो हारे गए थे 1663 में। और ये रिबेल किसके इस अगेन दोबारा से आप देखोगे 16 से 80 में दोबारा से ही यहाँ पर विद्रोह आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो आपका कैंपेन था वो नॉर्थ वेस्ट में, ये किसके अगेंस्ट था, यूसुफ फजाई और आपके सिख के अगेंस्ट में था, ठीक है। ये टेम्पररी सक्सेसफुल था, परमानेंटली सक्सेसफुल नहीं था, टेम्पररी सक्सेसफुल बोला गया है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो आपके राजपूत है, राठौड़ है, मारवाड़ के, या जो भी कैंपेन चला था मराठास के अगेंस्ट, शिवाजी के अगेंस्ट, वो इनिशियली सक्सेसफुल रहा। लेकिन औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप फ्रॉम आगरा। लेकिन औरंगजेब जो है यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंसल्ट फील कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर। और यहाँ पर जो आपके प्रिंस अकबर रिबेल अगेंस्ट औरंगजेब,
तो प्रिंस अकबर जो है वो औरंगजेब के अगेंस्ट एक विद्रोह करते हैं एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठास, और जिसमें इनको मराठा सपोर्ट कर रहे थे, और साथ ही में जो डेक्कन की सल्तनत है वो भी। ही फाइनली फ्लेड टू सफियत ईरान। तो अकबर के जो रिबेलियन था आपके, यानी प्रिंस अकबर की बात हो रही है, औरंगजेब ने अपनी आर्मी जो है यहाँ पर भेजी दिल्ली आपके डेक्कन सल्तनत में। इन्होंने क्या किया, बीजापुर को एनेक्स कर लिया था 1685 में, गोलकोंडा को 1687 में यहाँ पर इन्होंने एनेक्स कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। 1698 में औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठा। 1698 में क्या होता है, औरंगजेब जो है वो अपने डेक्कन के में जो कैंपेन है उसको मैनेज कर रहे थे पर्सनली, जो कि आपके मराठा के अगेंस्ट में था। यहीं से आपके स्टार्टेड गोरिल्ला वॉरफेयर, आप देखते हो है ना, कई बार हमारे एग्जाम में आता है। सभी कमेंट करके बताएंगे गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन द नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में भी आप देखोगे विद्रोह, नॉर्थ इंडिया में औरंगजेब का हम विद्रोह देखते हैं, सिख के साथ, जट के साथ, सतनामीज के साथ आपको देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में आपके अहोम के साथ आपको देखने को मिलता है। डेक्कन में मराठास के साथ आपको देखने को मिलता है। फाइनली हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स हिज सन। तो इतने सारे देखो आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे कि नॉर्थ इंडिया का डायरेक्शन में आपको याद रखना है सिख, जट और सतनामीज आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पूछा जाएगा तो अहोम, डेक्कन पार्ट में आपसे पूछा जाएगा तो मराठास। तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप इसको स्टडी करो या नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिखें, ताकि हमें पता रहे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है जब भी आप एनसीईआरटी के नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है और आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो रही है, इस तरीके से हमारे चैनल पर वीडियोस आते रहे, आपको सपोर्ट मिलते रहे, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप सभी इस सीरीज़ में जुड़ सके। आपकी एनसीईआरटी की जो ये क्लास है रात के 9:30 पर आपको देखने को मिलता है, इसको आप लोग तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। बाकी के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप में से कोई भी पेड क्लासेस या फिर हिस्ट्री के नोट्स चाहते हैं तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप 8821969880 इस नंबर पे व्हाट्सअप टेस्ट के थ्रू बाकी की अपडेट ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप के थ्रू, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको जो भी कुछ पूछना है आप सभी यहाँ पर पूछ सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए। तो हिस्ट्री बैकग्राउंड से आप नहीं भी है, कैसे क्या क्या करना है, अगर ये सब कुछ जानना है तो वो सब कुछ आप यहाँ पर इस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में ऑलरेडी बताया, अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी जो, जिससे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी की सीरीज़ लेकर आई हूँ, ताकि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें। एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ लाइक और शेयर करना है, ठीक है। लाइक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कुछ सेकंड है। इस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो। अगर मैं आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में लेकर आ रही हूँ तो आपको सिर्फ क्या करना है, लाइक करना है, जो कि आप सभी बहुत कम करते हैं। आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर आप सभी ज़रूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपके सारे रूलर हो गए, आपके बाबर से लेकर के आपके औरंगजेब तक, ठीक है। 1526 से लेकर के 1707 तक आपके ये सारे मुगल रूलर ने यहाँ पर रूल किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपका ये पूरा जो ये मैप में आप सभी देख रहे हो, ये अकबर और औरंगजेब के टाइम पर इनकी जो मिलिट्री कैंपेन आप देखते हो वो कहाँ कहाँ पर है, वो सब कुछ आपको इस मैप में देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये मैप भी आपको पता होना चाहिए। काबुल मैंने आपको बताया, जो कि बाबर ने सबसे पहले इसको एनेक्स किया था। कांधार आप यहाँ पर देख रहे हो, आपका लाहौर हुआ, ठीक है। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था वो आप यहाँ देख रहे हो, दिल्ली। और आपका जो आगरा है मैंने बताया फतेहपुर सिकरी, जो कि अकबर ने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराया था। रणथंभौर मैंने आपको बताया, चित्तौड़ मैंने आपको बताया, जो कि इन लोगों ने एनेक्स कर दिया था। आपका अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेसर। तो एनसीईआरटी आपको पता है आपके एग्जाम के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है, और आज जो हम मुगल का टॉपिक कर रहे हैं हर एक एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुगल जो है डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोगेनिचर। तो हमारे जो मुगल रूलर है वो आपके जो रूल है प्रिमोगेनिचर इसमें बिलीव नहीं करते हैं। मतलब जैसे कि इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि कोई भी राजा, ठीक है, जो कि राजगद्दी पर बैठते हैं, राजा बनता है, अगर उसके मरने के बाद कौन नेक्स्ट रूलर कौन बनता है, जो भी उनके बड़े बेटे होते हैं, ठीक है, जो भी उनका एल्डेस्ट सन होता है, वो सारा चीज़ नेक्स्ट साम्राज्य में जो राजा बनते हैं वो यही बनते हैं। लेकिन मुगल में हम क्या देखते हैं कि वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, ठीक है।
नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले ही बॉक्स देखेंगे, मुगल मैरिज विद द राजपूत। कौन कौन से मुगल्स में आपको देखने को मिलता है जिन्होंने राजपूत के साथ शादी की थी। तो यहाँ पर आपकी जो मदर की, जहांगीर की जो मदर है, वॉज आ कचवाहा प्रिंसेस। ठीक है, ये डॉटर थी किसकी, आपके राजपूत रूलर की। राजपूत रूलर जो कि अंबर के राजपूत रूलर थे, उनके जो उनकी मान थी आपकी किसकी, जहांगीर की। आज के टाइम पर ये अंबर हमारा मॉडर्न डे में जयपुर आपकी वो जगह है। इसी तरीके से शाहजहाँ की जो मदर थी वो भी आपके राठौर प्रिंसेस थी। ठीक है, राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़ यानी जोधपुर जो आज के टाइम का है, ये वो यहाँ की राजपूत प्रिंसेस मानी जाती हैं। तो ये आपको जहांगीर और शाहजहाँ का नाम याद रखना है, जिसमें हमें मुगल मैरिजेस पता चली कि किसने राजपूतों के प्रिंसेस के साथ यहाँ पर मैरिज की थी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है मुगल का रिलेशन और बाकी अदर रूलर्स के साथ कैसा था, किस किस के साथ था, वो सब हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुगल बिकेम पावरफुल, मैनी अदर रूलर ऑल्सो ज्वाइन। तो यहाँ पर क्या है बताया जा रहा है कि मुगल रूलर जो है वो सबसे ज़्यादा आपके पावरफुल है, और इन्हीं के साथ साथ राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। यहाँ पर आप देखोगे राजपूतों भी आपने देखा, जिसमें हम जानते हैं कि टोटल कितने इनके क्लेन आपको देखने को मिलते हैं, 36। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुगल्स के जो रूलर हैं उन्होंने किसके साथ शादी की थी, मैरिड देयर डॉटर इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव हाई पोजीशन। जिससे क्या होता है कि यहाँ से इन्हें जब ये इसमें मैरिज कर लेते हैं तो इसलिए फिर क्या होता है कि ये आपकी हाई पोजीशन को रिसीव कर लेते हैं। ये भी एक फ़ायदा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपसे बताया जा रहा है सिसोदिया राजपूत के बारे में। सिसोदिया राजपूत जो कि मेवाड़ के थे, उन्होंने मना कर दिया था मुगल की अथॉरिटी को मानने से। ठीक है, और लॉन्ग टाइम याद रखना, आपके एग्जाम में आपके स्टेटमेंट में लॉन्ग की जगह शॉर्ट टाइम लिख देंगे। तो लॉन्ग टाइम के लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सिसोदिया राजपूत है मेवाड़ के, उन्होंने मुगल की अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जिसको लैंड दी जाती थी उसे हम वतन कहते थे। बैक एज असाइनमेंट्स यानी वतन, जागीर। जागीर मैंने आपको बताया था ना, लैंड को कहते हैं, जो जागीरदार यानी जो लैंड होल्डर होता है उसे जागीरदार कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। अब आते हैं इसको डिटेल में समझते हैं, मनसबदारी और जागीरदार सिस्टम, जो कि हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे कि मनसब, मैंने आपको क्या बताया, मनसब होती है आपकी एक रैंक और पोजीशन। जिसकी जितनी अच्छी रैंक होगी उतना अच्छा वो मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी पोजीशन मानी जाती थी। ठीक है, जागीर मतलब मैंने आपको क्या बताया, लैंड होता है, और जागीरदार कौन होते हैं, लैंड होल्डर, जो उस लैंड को होल्ड करके रखते हैं, तो उसे जागीरदार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टर्किश नोबल, जिसे आप तुरानी भी कहते हो, दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरान, उसके बाद हमारे इंडियन के मुस्लिम, आपके अफगानी, राजपूत, मराठा, जितने अदर ग्रुप हैं, सभी ने क्या किया, आपके मुगल की सर्विस को ज्वाइन किया और मनसबदार में इनरोल किया। ठीक है, इसमें सारे आएंगे, अफगानी, राजपूत, मराठा, मुस्लिम, इस मनसबदार में आप सब देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हो कि अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मनसब। मनसबदार जो ये टर्म है, अभी मैंने आपको क्या बताया, मनसब का मतलब क्या होता है, अपोजिशन और रैंक। इट वॉज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल टू फिक्स। ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है जो मुगल्स के द्वारा फिक्स किया जाता है, क्या, उनकी रैंक। जितनी अच्छी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी मिलती थी। और दूसरा होता है मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड होगा, उनके रैंक पे, उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। जैसे कि आप सभी को पता है, कोई कहीं भी जॉब करता है तो जो आप लोग जिस भी पोस्ट पर होगे उसके अकॉर्डिंगली आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है ना। क्योंकि जॉब में देखो, कोई मैनेजर होगा तो कोई क्लर्क होगा, क्या आपको लगता है कि दोनों की सैलरी सेम होती है, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसी जिसकी पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो मुगल्स हैं वो क्या करते थे, उन्हें सैलरी प्रोवाइड करते थे। ये चीज़ें आप यहाँ देखते हो। अब देखो, जो ये मनसबदारी है, दो तरीके से हम देखते हैं, एक जिसको आप जट कहते हो, दूसरा जिसे हम सवार कहते हैं। रैंक एंड सैलरी वो डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू। जो रैंक और आपकी जो सैलरी है वो किस में, न्यूमेरिकल वैल्यू में आप देखते हो, जिसे हम जट कहते हैं। ठीक है, द हायर द जट द मोर प्रेस्टिजियस वॉर द नोबल पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। तो मैंने आपको क्या बताया, जितनी ज़्यादा यहाँ पर उनके पास क्या होगा, जट होंगे, तो उतने ज़्यादा उनकी सैलरी होगी, उतने ज़्यादा उनके मुगल के प्रशासन में या उनके कोर्ट में उनकी पोजीशन आपको देखने को मिलती है। जट के बाद मैंने आपको बताया सवार, या फिर आपकी कैवलरी मैन भी हम उन्हें कहते हैं। द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड टू हिम मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि हमारी मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, उन्हें मेंटेन रखने का काम, उन्हें हम क्या कहते हैं, सवार कहते हैं, जिसे आप कैवलरी मैन कहते हो। ठीक है, मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर, देयर हॉर्सेज ब्रांडेड एंड दे रिसीव मनी टू पे देम एज अ सैलरी। ये मनसबदार का जो टॉपिक है एग्जाम में स्टेटमेंट के थ्रू आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम जट की रैंकिंग देखो तो नॉबल्स में जट में सबसे ज़्यादा आपको 5000 वर रैंक हायर देन दोज ऑफ 1000। सबसे ज़्यादा जो हायर रैंक है वो 5000 देखी गई है। अकबर के काल में
ठीक है। और ये कितनी मानी गई है, 1000 तक जाती है। अकबर के पीरियड में बताया जाता है कि टोटल हमें कितने मनसबदार देखने को मिलते हैं। याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 29 मनसबदार आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी रैंक कितनी होती थी, 5000। औरंगजेब के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने समय पर मनसबदारों के नंबर को बढ़ा दिया, 29 से 79 कर दिया। ठीक है, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि मनसबदार जो है यहाँ पर अपनी जो सैलरी रिसीव करते हैं, अगर वो एज अ रेवेन्यू असाइनमेंट करेंगे, यानी लैंड अगर मिलेगी तो जागीर कहते हो आप। ये भी सेम जैसे आपके दिल्ली सल्तनत में एकता सिस्टम था ना, उसी की तरह आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। एकता मुक्ति जो सारी चीज़ों को देखते हैं। मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्ट्रेट देयर जागीर, दे ओनली हैड टू राइट टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असेसमेंट विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट वाइल दे मनसबदार। देखो मनसबदार में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो ये आप लोग ध्यान से समझना। पहले अगर हम आपकी बात करेंगे मनसबदारी, आप में से कई ऐसे जिन्हें मनसबदारी जागीरदारी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं पहले इसको यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। देखो मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1573 में और 74 के टाइम पर। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, अकबर ने। ठीक है, ये जो सिस्टम लेकर के आए थे। यहाँ पर मनसबदारी सिस्टम आपको क्लियर हुआ। ये आप क्या देखते हो कि मनसबदारी जो है ये आपके अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर ये बेस होता था। मनसबदार को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था आपके सारे सिविल और मिलिट्री पोस्ट पे। बताया मैंने आपको ये बात। यहाँ पर आपको पता है कि अकबर के बारे में हम कभी भी कुछ पढ़ते हैं या जानते हैं तो इनके जो एक कोट पे थे आपके अबुल फजल, जिन्होंने आपकी एक बुक लिखी थी आईने अकबरी। ठीक है, इन्होंने इस बुक में क्या मेंशन किया कि मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, आपका एक रैंक सिस्टम होता है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। तो मनसबदारी में मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इनको रैंक दी जाती है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को रैंक दी जाती है मुगल के प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये इनके पास सिविल और आपका मिलिट्री, ये जो पोस्ट दी जाती है ना, ये जो रैंक दी जाती है सिविल और मिलिट्री पर्सन को दी जाती है। ठीक है, और इसको देने के तरीके मैंने आपको दो बताए, एक आपने पढ़ा जट और दूसरा हमने पढ़ा सवार। जट को हम और क्या कहते हैं, सिपाही कहते हैं, और सवार को मैंने कैवलरी मैन या फिर आप इसे हॉर्स मैन भी कह सकते हो। तो यहाँ पर इनको मेंटेन करना होता है अपने रैंक के अकॉर्डिंग, इन्हें अपने जट और सवार को मेंटेन करके रखना होता है, जो भी जितनी भी जिसके पास रैंक होगी उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो रैंकिंग यहाँ पर अगर आप देखोगे जो मिलती है वो किसके, जट के अकॉर्डिंग रखी जाती है। ठीक है, और मैंने अभी आपको क्या बताया, जो भी रैंक रखी जाएगी रैंक के बेस पर ही यहाँ पर इन लोगों को सैलरी मिलती थी। जितनी अच्छी रैंक उतनी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सैलरी और मेंटेनेंस ये दोनों मिलती थी, और क्योंकि जितना अच्छा ये मेंटेन करके रखेंगे वो सब डिपेंड करता है इनके रैंक पर। अब ये लोग इतना काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है, तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर ये कैश और काइंड दोनों में इनको सैलरी प्रोवाइड होती थी। कैश में अगर ये पे करते हैं तो उसे नकदी कहते हैं, काइंड में अगर हम कहेंगे तो उसे हम जागीर कहते हैं। ठीक है, जागीर मतलब लैंड दी जाती थी। तो जागीरदार जो उसका लैंड होल्डर होता है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है इनको सिर्फ इस लैंड की रेवेन्यू राइट्स मिलते थे। यहाँ पर ये जो आपके मनसबदार यहाँ पे रखे जाते हैं, जिनको सैलरी के तौर पर ये लैंड दी जाती है, इस लैंड का सिर्फ रेवेन्यू का जो अधिकार है वो इन मनसबदारों के हाथों में होता था। उस लैंड को ना ही वो ट्रांसफ़र कर सकते थे, ना ही वो बेच सकते थे, ना ही वो गिरवी रख सकते थे। ये सारे अधिकार इन मनसबदारों को नहीं दिया जाता। ठीक है, मनसबदार में ये भी कहा जाता है कि देखो ये सिस्टम आपका अच्छा खासा सेंट्रलाइज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये भी बोला जाता है कि मनसबदार जो है वो अच्छी खासी फैसिलिटीज़ यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मनसबदार जो क्या करते थे, अच्छी खासी लाइफ बिता रहे थे, मतलब वेल्दी पर्सन कह सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके में ये है कि ये अपने जीवन में जितना भी पैसा कमाएंगे, इनके मरने के बाद क्या होता है, कभी भी किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर उनके बच्चों को वो सारी प्रॉपर्टी या कुछ भी जो चीज़ होती है वो मिलती है। बट इनके पास ऐसा नहीं था। मनसबदारों के साथ ये होता था कि इनकी कोई भी रैंक हो, जो भी सैलरी होती थी, इनके मरने के बाद ये सारी चीज़ें जो है आपके स्टेट के पास चली जाती थी, यानी जो सुल्तान होते थे ना, सारा कुछ उनके पास चला जाता था। तो मनसबदार को क्या लगता था, जब हमारे मरने के बाद ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली को नहीं मिलेंगी तो फिर क्या ही करना है सेव करके, तो इसलिए खूब खर्चे करते थे। ठीक है, ये चीज़ अब मनसबदार में हमें देखने को मिलता है। क्लियर हुआ, आशा करती हूँ कि अब आपको मनसबदारी सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये सब मैंने एक साथ आपको बता दी क्योंकि आप में से कई ऐसे जिन्हें मनसबदारी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता।
तो अकबर के पीरियड में आपने देख लिया, दीज जागीर वर केयरफुली असिस्ट सो दैट देयर रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। तो मैंने आपको क्या बताया, जो सैलरी दी जाती थी कैश में देंगे तो एक अलग बात, और अगर काइंड में दिया है तो लैंड देंगे, लेकिन उस लैंड का सिर्फ रेवेन्यू जो राइट जो है वो मनसबदारों पे होता है, उस लैंड का बाकी और कोई अधिकार राजा जो है वो उन्हें नहीं देते। औरंगजेब के टाइम पर भी आप देखोगे दिस वॉज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफ्टन लेस देन द ग्रांटेड सम, वॉज ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। अभी मैंने आपको बताया ना, औरंगजेब ने अपने टाइम पर मनसबदारों की संख्या बढ़ा दी थी, 79 कर दी थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर जो अगर ये काइंड में लेंगे तो दे रिसीव अ जागीर, जो कि मैंने आपको बताया। तो मैनी जागीरदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। तो ये कोशिश करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, रेवेन्यू मिले, जो जागीरदार आप जो यहाँ पे जिसको जागीर यहाँ पर मिलती है। तो ये मनसबदार आप देख रहे हो इमेज में, एंड मार्च विद दिस सवार। और मिनीएचर आपके शाहजहाँ के टाइम पर बताया गया करप्शन, उनके मतलब फादर के समय का जो प्रशासन है वो कैसा था, वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है। आप देख सकते हो इसमें बताया जा रहा है अ करप्ट ऑफिसर रिसीविंग अ ब्राइट। तो यहाँ पर जो उस टाइम पर जो ऑफिसर थे वो क्या घूस लेते हुए नजर आ रहे हैं। अ टैक्स कलेक्टर पनिशिंग पुअर पीजेंट, और जो टैक्स कलेक्ट करने वाले क्या कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, उनको पनिश कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करेंगे जब्त और ज़मींदार। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम है अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, जो कि टैक्स से आता है, ठीक है। पीजेंट जो है वो आपका टैक्स पे करते हैं आपके राजा को, सुल्तान को, रूलर इलाइट्स को, और द हेडमैन और द लोकल चीफ्टन। द मुगल यूज वन टर्म जमींदार। तो मुगल के रूलर ने आपके जो जमींदारों को ये सारे काम दिए थे। तो ये आपके इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कि आप फ्यूडलिज्म पढ़ चुके हो, इक्तादारी पढ़ चुके हो, हर एक जगह में कि राजा ऊपर होता है, जमींदार को रखते हैं, और पीजेंट टैक्स राजा जो है उन्होंने क्या किया, जमींदार को काम दे दिया कि तुम पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके हमें ला करके देना, ठीक है। तो इस तरीके से ज़मींदार जो है वो ओवरऑल यहाँ पे पावरफुल हो जाते हैं। अकबर के समय पे जो रेवेन्यू मिनिस्टर्स थे, राजस्व मंत्री जो थे, वो थे तोडरमल, ठीक है। कैरी आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप प्राइजेज एरिया कल्टिवेटेड फॉर 10 ईयर पीरियड। 1570 से 1580 की बातें याद रखना। टैक्स जो होता था वो फिक्स होता था हर एक फसल का। हर एक प्रांत में हम क्या देखते हैं कि आपका जो रेवेन्यू सर्कल है उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहा जाता है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड। तो मुगल प्रशासन में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, लैंड को सर्वे करते थे और फिर कीप वेरी केयरफुल अकाउंट। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज गुजरात और बंगाल। देखो ओवरऑल देखा जाए सबकी लैंड को यहाँ पर देखा जाता था और उसके अकॉर्डिंगली ही टैक्स लगते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को ड्राइव देम टू रिबेलियन। तो जो उनका शोषण होता था, क्योंकि आपको पता है जमींदार जो है वो पीजेंट का शोषण करते थे, उनका एक्सप्लॉयट करते थे। जमींदार एंड पीजेंट ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रिबेल अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। तो ऑब्वियस इन दोनों के बीच में आपको विद्रोह देखने को मिलेगा, क्योंकि किसानों के हालात यहाँ पर आपको अच्छे देखने को नहीं मिलते। बात करेंगे अकबर की जो सोर्स है आईनी अकबरी, उसके बारे में। तो अकबरनामा जो कि आईने अकबरी का थर्ड पार्ट है, कौन सा पार्ट है याद रखना, आईनी अकबरी का थर्ड पार्ट अकबरनामा है। तो याद होगा अबुल फजल ने आईने अकबरी जो लिखा है वो 3 पार्ट में लिखा है, जो तीसरा पार्ट है वो है अकबरनामा। क्लियर हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स, हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। अबुल फजल ने यहाँ पर आपकी 3 वॉल्यूम में पूरे अकबर के इतिहास के बारे में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहला जो वॉल्यूम हम देखते हैं वो है अकबर के एंचेस्टर। तो अकबर के एंचेस्टर जो पूर्वज थे वो सारी बातें इन्होंने पहली बुक में बताई। सेकंड बुक में इन्होंने यहाँ पर जो अकबर के समय का जितने भी इवेंट्स हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ पर दिया। थर्ड बुक जो है वो है आईने अकबरी, जो कि डील करते हैं अकबर का प्रशासन कैसा था, हाउस होल्ड, उनकी आर्मी, उनके रेवेन्यू, पूरी जोग्राफी, ये सारी बातें। आपके एग्जाम में क्या करेंगे, ये इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके पूछ लेंगे। होंगे ये तीनों ही चीज़ें ऑप्शन में, लेकिन ऊपर नीचे करके। तो याद रखना जो चीज़ पहले है तो वो पहले ही है। यानी अकबर की जो फर्स्ट वॉल्यूम लिखी गई है उसमें अकबर एंचेस्टर के बारे में बताया, देन आपके अकबर के समय के जो भी इवेंट्स थे वो बताए गए हैं, और लास्ट में अकबर के प्रशासन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, इन सबको डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर हो गया। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। उस टाइम पर इन्होंने ये भी चीज़ बताई है कि आपके उस टाइम का जो ट्रेडिशन कल्चर कैसा था, ये सब कुछ डिटेल में बताया था अबुल फजल ने आईने अकबरी के अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ क्रॉप्स, यील्ड, प्राइसेस, वेजेस, रेवेन्यू एंड ऑल दैट सब। तो अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल, वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स है हर एक एग्जाम के लिए, तो कोशिश करना कि कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं, क्लोजर लुक अकबर पॉलिसी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अबुल फजल ने अपनी बुक में जो कि अकबरनामा इन अ पर्टिकुलर इन इज लार्ज वॉल्यूम आईने अकबरी,
आईने अकबरी की जो लास्ट वॉल्यूम है वो अकबरनामा है। अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया है पूरे साम्राज्य को और ये भी बताया कि अकबर के समय का जो साम्राज्य हम पढ़ते हैं वो किस में डिवाइडेड है, प्रांतों में, प्रोविंस में, जिसे हम सूबे कहते हैं। गवर्न बाय अ सूबेदार, तो सूबे का जो हेडमैन होता है, जो गवर्नर होता है, जो उस कामों को देखता है, उसे सूबेदार आप कहते हो। वो उसके पास क्या काम होता है, पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन को देखने का। हर एक प्रांत में आपके फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं जिन्हें हम दीवान कहते हैं, उसका काम होता है पीस को मेंटेन करने का, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, वो भी प्रोविंस लेवल पे। ठीक है। द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स, तो सूबेदार जो है यहाँ पे, और भी ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन, चाहे आपका यूपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, या कोई भी अच्छा खासा कॉम्पिटेटिव टीचिंग एग्जाम हो, ये पूछा जाता है। देखो मिलिट्री पे मास्टर का जो काम होता है उन्हें मीर बख्शी कहते हैं। मिलिट्री इंचार्ज और रिलीजियस एंड चैरिटेबल को बोलते हैं सद्र। ठीक है। मिलिट्री कमांडर को बोला जाता है फौजदार, और जो टाउन पुलिस कमांडर जो होते हैं उन्हें हम कोतवाल कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके मुगल के प्रशासन के बारे में सबको याद करना चाहिए, अच्छा खासा सबको पता होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें आप इजीली से कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट में है नूरजहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट, तो जो नूरजहाँ जो आपके प्रभावित हुए थे आपके जहांगीर के कोर्ट के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस बॉक्स में हम देखते हैं मेहरुनिसिया, तो ये चीज़ तो किसी को नहीं पता होता कि देखो नूरजहाँ तो सभी को पता है कि जहांगीर की जो वाइफ है वो नूरजहाँ है। ठीक है, 1611 में, और याद रखना एक्चुअल नेम मेहरुनिसिया, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नाम जो है किसका है, तो राइट आंसर नूरजहाँ। नूरजहाँ कौन है, जहांगीर की वाइफ। ठीक है। सी रिमेंड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क, तो ये बहुत ही लॉयल और सपोर्टिव थी। जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन बियरिंग हिज ओन टाइटल ऑफ वन साइड, तो सिल्वर कॉइन आपको उस टाइम पर देखने को मिलेगा। एक में उन्होंने अपनी जो पूरी सारी चीज़ें वो बताई, और कॉइन के जो बैक साइड में इंस्क्रिप्शन है, स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहाँ, बैक साइड पे जो उनकी रानी थी नूरजहाँ के बारे में वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ओल्डर फरमान नूरजहाँ, द स्क्वायर सील स्टेट कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहाँ पातशाह बेगम, ये चीज़ आप देखते हो, जो कि स्क्वायर का जो सील स्टेट मिलता है, ये देखो ये याद रखना है, स्क्वायर का सील स्टेट मिलता है और दूसरा राउंड भी मिलेगा। तो राउंड सील स्टेट में बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर सी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून में नूरजहाँ पातशाह बी द लेडी ऑफ द एज, तो हमें जो है जहांगीर के टाइम पर स्क्वायर और आपके राउंड, ये दोनों तरीके के सील स्टेट देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है अकबर के जो नॉवेल्स होते थे, कमांड लार्ज आर्मी एंड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू, अच्छी खासी आपको आर्मी अकबर के समय पर देखने को मिलती है। 17th सेंचुरी में बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो नॉवेल्स हैं उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, इंडिपेंडेंट। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि अकबर वॉज अ फतेहपुरी सिकरी, उन्हें यहाँ पर सभी को पता है कि उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था। अकबर वॉज एट फतेहपुरी सिकरी, जब यहाँ पर ये थे 1570 में, इन्होंने आपका डिस्कशन स्टार्ट किया था किस बेस पर, रिलीजन यानी धर्म से रिलेटेड, विद द उलेमा ब्राह्मण्स, आपके जीसस प्रिस्ट हु वर रोमन कैथोलिक, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती थी। वो क्या, जहाँ पर ये बैठ के डिस्कस करते थे अपना रिलीजियस बेस्ड चीज़ें, उसे इबादत खाना कहते हैं। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इबादत खाना वो कौन सी जगह होती है, तो आप क्या बताएंगे, डिस्कशन ऑन रिलीजन, यानी रिलीजन के बेस पर जो सारी चीज़ें डिस्कस होती है वो इबादत खाना आप यहाँ पर देखते हो। ठीक है। अकबर इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, तो अकबर जो है यहाँ पर सब लोगों से मिलते थे, अलग अलग फेथ से। हिम टू रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर हु एम्फसाइज रिचुअल एंड डॉगमा वर ऑफ्टन बाय गॉड, देयर टीचिंग क्रिएटेड डिवीजन एंड, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या, ये सबसे मिलते थे, सुनते थे, समझते थे, ये सारी बातें आप यहाँ पर देखते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अकबर होल्डिंग डिस्कशन विद लर्न इंडिविजुअल और डिफरेंट फेथ इन द इबादत खाना में सब बैठे हैं और सबकी बातें वो यहाँ पर सुन रहे हैं। नेक्स्ट जो इबादत खाना के बाद आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, देखो अकबर ने आपके सुलाइकुल का आइडिया दिया। सुलाइकुल मतलब यूनिवर्सल पीस, ये पूरा जो पैराग्राफ देख रहे हो सुलाइकुल के ऊपर ही है। ये जो आइडिया है ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रिम, तो इनका क्या मानना था, ये सुलाइकुल से इनका मानना था शांति, यूनिवर्सल पीस चाहते थे। ये चाहते थे कि अभी जो यहाँ पर रिलीजन के बेस पर जो भेदभाव हो रहा है वो ना हो, ये चाहते थे यहाँ पर फोकस करें आपके एथिक्स पे, हॉनेस्टी पे, जस्टिस पे, आपके पीस पे। अबुल फजल ने आपकी हेल्प करी थी अकबर की इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नमेंट्स अराउंड द आइडिया ऑफ सुलाइकुल, के जो आइडिया है इसको करने में अबुल फजल ने अकबर की हेल्प की थी। ठीक है। और सुलाइकुल का ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, जहांगीर और शाहजहाँ ने भी इसको फॉलो किया। ठीक है। ये बॉक्स करने से पहले साइड में जो ये चीज़ें लिखी है इसे देख लेते हैं। अकबर कमीशन द ट्रांजिशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अकबर के समय पर आपके बहुत सारे जो साहित्य हैं, जो टेक्स्ट हैं, संस्कृत भाषा से पर्शियन फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया।
सबसे पहले माकथाब खान है, ये भी ट्रांसलेट हुआ, ठीक है। आपका महाभारत, रामायण, लीलावती, योगेश्वष्ट, ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। और पूछा जाता है कि संस्कृत टेस्ट, पर्शियन टेस्ट में ट्रांसलेट कौन से रूलर के समय पर आपको देखने को मिलता है, तो राइट आंसर अकबर होंगे। कौन कौन से टेस्ट मिलते हैं वो भी, महाभारत जो है वो संस्कृत से पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट हुआ था कौन से समय पर, अकबर के समय पर, ठीक है। तो संस्कृत वर्क दैट वर टेकन अप फॉर ट्रांसलेशन, द राजमनहा पर्शियन ट्रांसलेशन, द महाभारत कंटेंट। तो यहाँ पर इन्होंने याद रखना कि महाभारत को ट्रांसलेट करने वाले पर्सन का नाम क्या था, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। सुलाइकुल मैंने आपको बता दिया, जहांगीर जो अकबर के बेटे थे उन्होंने अपनी फादर की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, और सुलाइकुल जो कि यूनिवर्सल पीस की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप हमारी इस एनसीईआरटी के सीरीज़ में जुड़ सके। इसी तरीके से एनसीईआरटी के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी यहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। तो सारी अपडेट के लिए चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। और आप में से कोई भी हिस्ट्री के लिए, चाहे एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, किसी के लिए भी क्लासेस या नोट्स वो हिंदी या इंग्लिश में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप में से किसी को भी इसकी रिक्वायरमेंट है तो ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर 8881969680। ये नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में भी है। यहाँ पर आप व्हाट्सअप के थ्रू टेस्ट करके बाकी की अपडेट ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर आपको क्लासेस और नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, इन सभी के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे और क्लासेस के साथ। बट आपको सिर्फ क्या मेंशन करना है, जब आप व्हाट्सएप पे टेस्ट करेंगे, आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपका मीडियम कौन सा है। आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर वो टेस्ट करेंगे, और कौन से सब्जेक्ट के आपको क्लासेस या नोट्स चाहिए, ये सारी बातें आपको इस व्हाट्सअप नंबर जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, और आशा करती हूँ कि ये क्लास आपको हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर, आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ें करनी है। चलिए, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी के बारे में बताया जा रहा है। तो इस टाइम का जो आपका प्रशासन था, आपकी मिलिट्री थी, इस समय पर अच्छा खासा इनकी इकोनॉमी और कमर्शियल प्रोस्पेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। इनइक्वालिटी वर ग्लेयरिंग डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं 12th ईयर में शाहजहाँ के समय पर। इन्फॉर्म अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ अ टोटल 8000। तो शाहजहाँ के समय पर सबसे हाईएस्ट रैंक कितनी गई है आपकी मनसबदारों की, 445, कितने में से, 8000, यानी 8000 में से। फिर बताया जा रहा है दिस स्मॉल नंबर मेयर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार रिसीव 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ठीक है। तो लेकिन बाकी की चीज़ें जो मैंने आपको भी करवाई हैं या बताई हैं, ये सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखनी। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि अब मुगल एम्पायर के एंड होने के बाद हमारे कुछ ऐसे स्टेट है जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, लाइक आपके हैदराबाद, अवध हुआ, बंगाल हुआ। इन सभी ने क्या किया, अपनी एक अलग ही स्टेट यहाँ पर स्टैब्लिश कर दी थी, ठीक है, नवाब आपने देखे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। लास्ट है हमारे इस वाले चैप्टर में एक बॉक्स दे रखा है किंग और क्वीन के बारे में। ओवरऑल इसमें ओटोमन जो एम्पायर था टर्की के बारे में बताया गया है। यहाँ के जो सुल्तान थे सुलेमान, 1520 से 66 तक इन्होंने रूल किया। ओटोमन का जो स्टेट है इसका विस्तार इन्होंने यूरोप में, हंगरी में, ऑस्ट्रिया में, इन सारी जगहों को सीज़ कर लिया था। साथ ही साथ बागदाद, इराक में भी, और नॉर्थ अफ्रीका की जगह मोरक्को को भी आप देखोगे। सुलेमान जो है इन्होंने यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्ट किया अपने ओटोमन नेवी को, और धीरे धीरे ईस्टर्न मेडिटेरियन में, आपके स्पेन में, हर जगह इनका कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो मोनार्की यानी राजतंत्र जो है इन्होंने टाइटल लिया था अल कानूनी, जिसे हम द लॉ गिवर कहते हैं। एग्जाम में ये टर्म पूछा जाता है, तो याद रखना, हम ये छोटी छोटी चीज़ों को स्किप करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछ ले जाते हैं। बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशन कानून पास ड्यूरिंग द हिज रीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉ गिवर किसे कहते हैं हम, अल कानूनी को। 17th सेंचुरी में आपकी जो पब्लिक ऑर्डर को डिक्लाइन कर दिया ऑटोमन डोमेन ने, तो यहाँ पे सुलेमान कानूनी वॉज रिमेंबर्ड एज अ पीरियड ऑफ आइडल गवर्नेंस। तो यहाँ पर अकबर के और भी कंटेम्प्रेरी आपको देखने को मिलेंगे, लाइक आपके इंग्लैंड की जो रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ, आपके सैवियत के जो रूलर थे ईरान के शहबाज, और भी जो कंट्रीब्यूशन रशियन के जो रूलर है ज़ार। ये सब कुछ कौन है, आपके अकबर के समय के अदर कंटेम्प्रेरीज। तो ये था हमारा कंप्लीट मुग़ल एम्पायर का चैप्टर, जो कि मैंने इस पार्ट 2 तक आपको कवर कर दिया। बहुत लेंथी था, इसलिए हमने मुग़ल का ही कॉन्सेप्ट कर लिया। कमेंट करके ज़रूर बताना मनसब आपके मंगोल, सिसोदिया, राठौड़ और ये सब। तो ये आप, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं,
तो एनसीईआरटी का क्लास 6th की जो पूरी क्लास 6th की एनसीईआरटी है हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। क्लास 7th की एनसीईआरटी में आज हमने 4 यूनिट यानी मुग़ल साम्राज्य तक कंप्लीट कर लिया है। टोटल क्लास 7th में 10 यूनिट है, 6 और हमारे यहाँ पर पेंडिंग है। तो जो आगे आने वाले दिनों में रात के 9:30 बजे आपको हमारे चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज़ देखने को मिलती है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। कोई भी डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी जो भी इंटरेस्टेड है पेड क्लासेज या नोट्स लेने में तो 8882196980 इस पर व्हाट्सअप टेस्ट के थ्रू पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारे लिंक के जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसको ज़रूर चेकआउट करो। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करती हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।